हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार। और जो आपका संघर्ष बैच चल रहा था, जिसका उद्घाटन हम 12/12/2022 को किए थे, इसमें हम बताए थे कि 20 दिन में थ्योरी और 10 दिन में आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न खत्म कर देंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ। ठीक है, तो आप चलिए और जहाँ तक के पिछले दिन का वीडियो में हम बताए थे उससे आगे के बारे में बताएंगे। आपका बचा हुआ टॉपिक है यहाँ पे धातु के संचरण से होने से बचाव के लिए। संचरण का कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जो जंग लगता है, ठीक है, रस्टिंग, उससे बचाव के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 टॉपिक के बारे में जानते हैं। ठीक है, पहला आता है यसद लेपन। ठीक है, यसद लेपन क्या है। ठीक है, दूसरा आता है एनोडीकरण। एनोडीकरण, ठीक है। तो सबसे पहले सभी को एक एक करके हम समझाते जाते हैं। यहाँ पे यसद लेपन क्या है, तीसरा भी है, यहाँ पे सबको लगातार लिखते जाते हैं। विद्युत लेपन 3 है, यसद लेपन, एनोडीकरण और विद्युत लेपन। ठीक है, तो यसद लेपन क्या होता है, इसको एक और नाम है, ठीक है, जस्तीकरण। ठीक है, ये तीनों जो है एक प्रकार के प्रक्रिया है। ठीक है, तीनों एक प्रकार का प्रक्रिया। तो यहाँ बताते हैं यसद लेपन या जस्तीकरण क्या है। तो यह एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें जस्ता का प्रयोग करके धातुओं के ऊपर एक प्रकार की परत चढ़ाते हैं। धातुओं के ऊपर एक प्रकार की मोटी परत चढ़ाती हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, यसद लेपन। दूसरा आता है एनोडीकरण। एनोडीकरण, तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें कहता है कि किसी प्रकार के धातु पे जस्ता का उपयोग करके एक मोटी परत चढ़ाते हैं। तो किसका उपयोग करते हैं, जस्ता का, जेडेन का प्रयोग करते हैं। और किसका लेप चढ़ाते हैं, तो जस्ता का ही एक प्रकार का लेप चढ़ाते हैं। और यहाँ कहता है एनोडीकरण में कि किसी भी प्रकार के धातु पर किसी भी चीज का हम एक लेयर चढ़ाते हैं, उसे हम एनोडीकरण कहते हैं। ठीक है, किसी भी धातु पे किसी भी धातु का लेप चढ़ा के करते हैं तो उसे हम एनोडीकरण कहते हैं। अगला आता है विद्युत लेपन। विद्युत लेपन क्या होता है, विद्युत के जरिए किसी धातु पर हम एक लेयर चढ़ाते हैं, उसे कहते हैं विद्युत लेपन। और इसमें एक बात कहा जाता है कि जब भी हम चढ़ाते हैं तो एक मोटी परत के रूप में चढ़ाते हैं। ठीक है, ताकि वो सुरक्षित रह सके। इसको हम यहाँ पे इरेज करते हैं और देखते हैं कि अयस्क से या खनिज से किस प्रकार से हम धातु को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ जानते हैं कि खनिज क्या होता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, खनिज हो गया और एक अयस्क होता है। और ये दोनों पाया कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो भी पदार्थ है, धातु अधातु, वे सभी हमारे वायुमंडल में उपस्थित है और कुछ विशेष मात्रा में जो है हमारे पृथ्वी के भूपर्पट्टी या पृथ्वी में समाहित होता है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी में पाया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं खनिज किसे कहते हैं और अयस्क किसे कहते हैं। ठीक है, तो खनिज हम कह सकते हैं जो भी पदार्थ या यौगिक हो, धातु हो, ठीक है, हमारे पृथ्वी से पाया जाता है या समुद्र में पाया जाता है, तो उसको हम अयस्क कहते हैं। जो भी पृथ्वी में पाया जाता है या जल में यानी कि समुद्र में पाया जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, खनिज बोलेंगे।
और अयस्क किसे बोलेंगे? अयस्क बोलेंगे, ठीक है, उसको बोलेंगे जो पृथ्वी के अंदर हो, ठीक है, लेकिन उसमें धातु का अंश पाया जाए। जिसमें धातु का अंश पाया जाए, छोटे छोटे कण के रूप में, ग्रेवल्स के रूप में पाया जाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अयस्क बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि खनिज है, खनिज में धातु के अंश होना जरूरी नहीं है, लेकिन बात करें अयस्क का, तो अयस्क में धातु का होना जरूरी है। हम खनिज यानी कि अयस्क को खनिज कह सकते हैं, अयस्क को खनिज कह सकते हैं, लेकिन खनिज को अयस्क नहीं कह सकते। आपको हम पहले भी बताए होंगे, याद कीजिएगा, क्षार और क्षारक में क्या बताए थे? क्षार और एक बताए थे क्षारक। क्षार और क्षारक में क्या है? बोले कि हम सभी क्षार को क्षारक नहीं कह सकते हैं, लेकिन सभी क्षारक को क्षार कह सकते हैं, क्योंकि सभी क्षारक जल में विलय होते हैं, लेकिन सभी क्षार जल में विलय नहीं होते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, हर टॉपिक को आप कहीं ना कहीं से अगर आपको नजर में आए तो उसको रिलेट करने का काम कीजिएगा, ठीक है। यहाँ क्या बताए थे कि सभी क्षार जल में विलय नहीं होते हैं। कुछ वैसे भी क्षार होते हैं जो जल में विलय होते हैं, कुछ वैसे क्षार होते हैं जो जल में विलय नहीं होते, लेकिन सभी क्षारक जल में विलय होते हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उसको हम हर जगह रिपीट करते चलेंगे। जैसे एक और बताए थे कि नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, ठीक है, और लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, ठीक है। जो प्रश्न को हम कहीं ना कहीं रिपीट करते हैं वो प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। नीले लिटमस पत्र को लाल करता है उसे हम अम्ल कहते हैं, ठीक है, और लाल लिटमस पत्र को नीला करता है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्षार बोलेंगे, ठीक है। प्रश्न इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो यहाँ पे हम इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बीच बीच में हम कहीं पे दूसरी बात को समझाने लगते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा, सभी खनिज को हम अयस्क नहीं कह सकते, लेकिन सभी अयस्क को हम खनिज कह सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम बता दिए आपको। इसमें अगर जो अयस्क में लिखना रहेगा तो हम लिख सकते हैं सोना, चांदी, जो भी आपको पीरियोडिक टेबल में 114 दिखाई देता है सभी को लिख दीजिए, ठीक है। खनिज की बात करते हैं तो उसमें से कुछ बेस्ट पदार्थ होगा जिसको हम लोग ग्रेवल्स हो गया, कंकड़, चट्टान वगैरह हो गया, क्या हम लोग बोलते हैं खनिज पदार्थ है। खनिज पदार्थ में चट्टान हो गया, अवसादी चट्टान, ये सभी जो भी प्रकार के इग्नियस रॉक वगैरह जो भी हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब बताते हैं हम आगे, आपको यहाँ पे बता दें। अब आगे आता है कि धातुओं को हम निष्कर्षण किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। धातुओं का निष्कर्षण का शाब्दिक अर्थ होता है, निष्कर्षण के मतलब आपको लग रहा होगा कि निकालना, ठीक है। किस प्रकार से हम धातुओं को निष्कर्षण करते हैं, ठीक है। किससे निष्कर्षण करते हैं? या तो हम किससे करेंगे? अयस्क से करेंगे या तो खनिज से करेंगे। तो आपको हम बताएं कि धातु का निष्कर्षण किससे करेंगे? अयस्क से करेंगे, खनिज से नहीं, क्योंकि अयस्क में ही ऑलरेडी किसका होता है अंश? धातु का अंश अयस्क में होता है, खनिज में नहीं, क्योंकि जब जिस खनिज में होगा उसको हम अयस्क कह देंगे ऑलरेडी। तो धातुओं का निष्कर्षण हम अयस्क से किस प्रकार से करते हैं, तो आइए हम एक और टॉपिक के रूप में बताते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है द्रव चालित धुलाई विधि। द्रव चालित धुलाई विधि। द्रव चालित धुलाई विधि क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझने का प्रयास कीजिएगा यहाँ पे द्रव चालित धुलाई विधि होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जो अयस्क को हम निकालते हैं, ठीक है, जिस अयस्क को हम पृथ्वी के तलहटी से, भूकर पट्टी से
ठीक है, या तो फिर समुद्र से हम निकालते हैं, तो उसको सबसे पहले महीन चूर्ण के रूप में हम पीस देते हैं। पीसने का काम, महीन चूर्ण को फॉर्म में हम उसको रूप में पीस देते हैं, और पीसने के बाद उसको हम किसी ट्रंक में यानी कि बकेट में, बाल्टी में, ठीक है, डालते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि जो पदार्थ होता है, अब मतलब अवक्षेप के रूप में होता है, उससे पहले हम आपको दो यहाँ पे बताते हैं, क्योंकि उसको पहले हम अगर जो नहीं बताएंगे, यहाँ पे एक टॉपिक आता है गैंग। ठीक है, और वैसा मत समझिएगा गैंग का मतलब ग्रुप, रंगदारी वाला गैंग हम बताने जा रहे हैं, वैसा कोई टॉपिक यहाँ पे वैसा बात नहीं है। यहाँ गैंग का मतलब होता है कंकड़, बालू, पत्थर, मिट्टी, वैसे पदार्थ जिसको हम लोग धातु का निष्कर्षण से कोई मतलब नहीं है, धातु के रूप में हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। मिट्टी को हम धातु को समझ सकते हैं, उससे लोहा मतलब जो भी पदार्थ बनाना चाहेंगे वो बनेगा, नहीं बनेगा। इन सभी चीजों को, जो कंकड़, मिट्टी, बालू, पत्थर, जो हम लोग समझ सकते हैं कि जिससे धातु का निर्माण नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम गैंग बोलेंगे। ठीक है, और एक बात आता है यहाँ पे, गैंग आपको समझ में आ गया हो। और एक आता है भर। तो अब यहाँ रह गया था, हम आपको बोले थे भर्जन और निस्थापन के बारे में जान लीजिए। ठीक है, तब तो आपको क्लियर से समझ में आएगा कि हम किसी भी अयस्क को किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो भर्जन में कहा गया है, ठीक है, भर्जन कहता है कि किसी भी धातु को, यानी कि किसी भी अयस्क को धातु के रूप में हमको प्राप्त करने के लिए उसको वायु की उपस्थिति में, वायु के उपस्थिति में उसके गलनांक से निम्न ताप पर हम गर्म करेंगे। किसको? अयस्क को जब उसके गलनांक से निम्न ताप पर वायु के उपस्थिति में जब गर्म करेंगे तो क्या होगा? गर्म करेंगे तो उससे हमको क्या मिलेगा? उससे हमें धातु मिलेगा या तो तत्व मिलेगा। यहाँ लिखते हैं हम धातु, क्लियर से लिखते हैं धातु। ठीक है, तो धातु मिलेगा, और जिस प्रक्रिया से मिलेगा उसी को हम लोग भर्जन करते हैं। तो कहता है किसी अयस्क को वायु के उपस्थिति में गर्म करते हैं तो उसे धातु प्राप्त होता है, तो उस विधि को हम भर्जन कहते हैं। और सभी अयस्कों को हम गर्म नहीं करते हैं इसमें। ठीक है, इसमें सल्फाइड अयस्कों को गर्म करते हैं। निस्थापन में कहा गया है तो वैसे अयस्क जिसको हम वायु के अनुपस्थिति में उसके गलनांक से निम्न ताप लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। ठीक है, तो उससे जब तत्व प्राप्त होता है या धातु प्राप्त होता है तो उस विधि को हम निस्थापन करते हैं। लेकिन इसमें सभी तत्वों को नहीं बोले, अयस्क को नहीं बोले हैं। इसमें जो होता है कार्बोनेट प्रकार के अयस्कों के, जिसमें कार्बन की उपस्थिति होती है, वैसे तत्वों को हम गर्म करके प्राप्त करते हैं अयस्क को। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं और उसके बाद आगे बताते हैं। यहाँ तक आपको बता दें, एक टॉपिक और यहाँ पे है, उसको भी बता देते हैं। धातुमल। धातुमल किसे कहते हैं? ठीक है, तो धातुमल क्या होता है? जैसे कुछ वैसे धातु पदार्थ होते हैं, ठीक है, कुछ वैसे अयस्क होते हैं, उससे धातु को प्राप्त करने के लिए उसमें बाहर से कुछ मिलाते हैं। ठीक है, उसमें कुछ बाहर से पदार्थ मिलाते हैं, तो उसमें देखिएगा कि कुछ द्रवित पदार्थ मिलता है, बाहर निकलता है, तो उसी द्रवित पदार्थ को हम धातुमल कहते हैं। ठीक है, धातुमल किसे कहते हैं समझते जाइए, और लास्ट में परीक्षा के टाइम हो सकता है तो हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे, या तो बीच बीच में वीडियो को पॉज कीजिए और लिखते जाइए। ठीक है, नोट्स मिल जाएगा, आप रिटर्न कर लीजिएगा, कॉपी पर लिख लीजिएगा, इससे कोई प्रॉफिट नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए आप सुनते जाइए, लिखते जाइए। हम आपको पहले भी बोल चुके हैं 30 मिनट से हम ज़्यादा वीडियो नहीं देंगे आपको, मात्र और मात्र हम बोले 20 दिन का थ्योरी। ठीक है, 20 दिन प्लस 10 दिन, 20 दिन प्लस 10 दिन, 30 दिन का हम टाइम लिए। गारंटी है कि 20 दिन प्लस 10 दिन से पहले अगर खत्म नहीं किए तो फिर आप हमको बोलिएगा। मेरा नंबर आपको पता होगा 8538911427।
लिखाने की जरूरत नहीं, जितना बार बता दिए आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, 20 दिन से पहले हम आपको थ्योरी खत्म कर देंगे। अब बस केमिस्ट्री का एक और चैप्टर बचा है, कार्बन और उसके यौगिक, उसमें भी हम दावा कर दें कि आपको हर टॉपिक समझा देंगे। याद रखिएगा 20 दिन से आपको जनवरी के, हमको लगता है कि मतलब जनवरी सेकेंड वीक जाते जाते आपको हम खत्म करा देंगे ओवरऑल सिलेबस कंफर्म। ठीक है, तो यहाँ पे धातुमल भी बता दिए हैं कि अयस्कों से धातु को प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ बाहर से पदार्थ मिलाए जाते हैं, तो उससे जो द्रवित पदार्थ बनता है या बाहर निकलता है, प्राप्त होता है, उसे धातुमल कहते हैं। चलिए अब अपना मुद्दा पे आते हैं, जो हम लोग बोले थे किस प्रकार से या किस किस मेथड से, किस किस तरीके से हम लोग अयस्क से धातु प्राप्त करते हैं। उसमें से पहला आया है द्रव चालित धुलाई विधि से हम अयस्क से धातु प्राप्त करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले आपको बताएं कि अयस्क को महीन चूर्ण के रूप में पीसते हैं, और पीसने के बाद एक टैंक में, एक बाल्टी में उसमें डालकर पानी और जो इसका क्या है आपका जो अयस्क का चूर्ण है उसमें डालते हैं, और उसके बाद उसको घोलते हैं। ये काम बहुत बड़े पैमाने पे होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बाल्टी में बैठकर और लेबर काम करता है, बहुत बड़े पैमाने पे होता है, बहुत बड़े टैंक होता है। ठीक है, और उसमें जो उसको मथने के लिए जो होता है वो बहुत बड़े पैमाने पर मशीन के जरिए से काम किया जाता है। तो डालकर और उसको घोला जाता है। घोलने के बाद जो मतलब भारी पदार्थ होता है वो बाल्टी या टैंक के तलहटी में मतलब निचली भाग पे बैठ जाता है, और वैसे पदार्थ जो हल्के होते हैं जो ऊपर घुलने लगता है, वही हल्के पदार्थ जिसकी चर्चा हम अभी गैंग के रूप में किए थे, जो बताएं आपको गैंग। ठीक है, गैंग के रूप में ऊपर हिलने लगता है और उसे बाहर छान दिया जाता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस से जो धातु प्राप्त होता है उसे हम या उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, द्रव चालित धुलाई विधि। ठीक है, द्रव चालित धुलाई विधि कहते हैं। अगला आता है, अगला कौन सा प्रोसेस है, तो अगला टॉपिक आता है फेन प्लवन विधि। फेन प्लवन विधि, फेन प्लवन विधि क्या होता है, तो फेन प्लवन विधि में कहता है कि अयस्क को महीन चूर्ण के रूप में आप पीस लीजिए, और उसमें कुछ केमिकल है, कुछ विशेष केमिकल को उसमें मिला दीजिए। ठीक है, और मिलाने के बाद एक कंटेनर में जिसमें पानी रखा हुआ है उसमें उसको डाल के और बबल्स के रूप में, यानी उसमें जो हवा डालिए जो कि बुलबुले के रूप में बने, झाग के रूप में बने। जिस प्रकार से आप बाल्टी में देखते हैं सर्फ डालने के बाद आप हाथ को हिलाते हैं तो वहाँ बबल्स यानी कि बुलबुला बनता है, और बुलबुले पर आप देखिएगा कि कभी कभी कपड़े उसमें डाल दीजिएगा तो वहाँ पे जो होता है, जो गंदगी कपड़े का होता है ऊपरी भाग पे बन जाता है, मतलब रह जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी होता है। ठीक है, महीन चूर्ण के रूप में पीस लीजिए और उसमें केमिकल मिलाइए और पानी वाले कंटेनर में डाल दीजिए। डालने के बाद आप देखिएगा कि वहाँ पे ऊपरी लेयर पर जो धातु होते हैं वो बैठ जाते हैं, और उसको छान लेंगे, और छानने के बाद उसे हम धातु को प्राप्त कर लेंगे, और इस विधि को हम फेन प्लवन विधि कहते हैं। तो अगला जो प्रोसेस है, अगला विधि है यहाँ पे, तो उसका नाम है रासायनिक पृथक्करण विधि। ठीक है, यानी कि रासायनिक गुणों के आधार पर हम या रासायनिक केमिकल जो पदार्थ है उसके आधार से करते हैं। रासायनिक पृथक्करण, रासायनिक पृथक्करण विधि के आधार पर। ठीक है, रासायनिक पृथक्करण विधि के आधार पर। तो रासायनिक पृथक्करण विधि का मतलब होता है कि जिस वैसे अयस्क में जब केमिकल गुण वाले पदार्थ या कोई केमिकल वस्तु, ठीक है, उसको उसमें मिलाकर, मिलाने से उसमें अंतर स्पष्ट हो जाता है। ठीक है,
तो उसे जिस विधि से हम अलग करते हैं तो उसे रासायनिक पृथक्करण कहते हैं। मेरा कहने का मतलब होता है कि अयस्क में कुछ केमिकल पदार्थ को डालते हैं और अयस्क को अलग कर देता है, और जो अवशिष्ट पदार्थ होता है, जो बताए थे आपको हम क्या बोले थे, धातुमल जो बोले थे, ठीक है। धातुमल किसको बोलते थे कि अयस्क में जो अशुद्धि होता है, यानी कि धातु प्लस धातुमल अलग अलग कर देता है, उसी को हम रासायनिक पृथक्करण विधि से हम कहते हैं। इसको और एक मेथड का नाम है बेयर मेथड के तरीका से कर सकते हैं, ठीक है। अगला एक प्रोसेस है चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि को सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं और समझाने के बाद आपको डिफिनेशन बताते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसके बारे में आपको क्या लग रहा है, किस प्रकार का चीज है। तो एक रोटेट पहिया है, जो पदार्थ पहिया है यहाँ पे घूमता है, यहाँ भी एक पहिया है जो घूमता है, और ये एक प्रकार के फीता लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जो इस प्रकार से काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक हम यहाँ पे रखे हैं एक नली, ठीक है। अरे नली बोलो या तो फिर बोल सकता है सर जी यहाँ पे एक बक्सा रखे हैं जिसमें कुछ सामान को निहित कर दिए हैं, ठीक है। तो निहित किया हुआ है जिसमें हम अयस्क को महीन चूर्ण के रूप में भर दिए और ये धीरे 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 गिरता है, और ये चक्का जो है ना इधर से घूमता है, चक्का जो है तो इस टाइप से घूमता है, और इधर तो फिर वही जब चक्का उधर से जाएगा तो फिर ये इधर से घूमेगा। तो इस प्रकार से जब घूमेगा तो यहाँ से जो कण रहेगा इस तरह से गिरने लगेगा। और ये जो चक्का है, ठीक है, ये चक्का थोड़ा सा इसमें चुंबक का गुण पाया जाता है, ठीक है, ये चुंबक का गुण इसमें पाया जाएगा। अब इधर से घूमेगा, अब इसमें अयस्क है, महीन चूर्ण है, इसमें कुछ गैंग पदार्थ होगा, अवशिष्ट पदार्थ होगा। आपको गैंग का मतलब बताएं, धूल कण मीठी पत्थर जो भी हो। अब ये जो मीठी पत्थर है जो आएगा तो इसके कारण से थोड़ा आगे चला जाएगा, स्पीड में आएगा, वो इधर चला जाएगा। लेकिन जो धातु वाला पदार्थ होगा वो चुंबकीय पदार्थ अपनी ओर खींच करके यहीं पे गिरेगा, बार बार गिरेगा, यहाँ ढेरी हो जाएगा। और कुछ लेबर लगल रहेगा, वो इधर लान के उसको अपने हटाएगा, बोरा में पैक करेगा, हटेगा, ठीक है। इसी प्रोसेस से वो चुंबकीय प्रोसेस यानी जिसको बोलते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि के जरिए उसको हम लोग हटाते हैं या तो शुद्ध करते हैं, ठीक है। अब आगे डिफिनेशन के तौर पर देखो, परिभाषा के तौर पे लिखना है तो किस प्रकार से लिखेंगे, तो लिखेंगे जब या वैसे अयस्क को हम चुंबकीय पृथक्करण विधि से शुद्ध करने का प्रयास करेंगे जिसमें धातु हो, ठीक है। और डिफिनेशन क्लियर से सुनना, ठीक है। तो हम बोलेंगे सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, अयस्क को महीन चूर्ण के रूप में पीसने का काम करेंगे, महीन चूर्ण के में करेंगे और उसमें दो पहिया लगाएंगे, दो पहिया लगा दिए और उसमें एक फीता लगाएंगे, फीता के ऊपर एक कंटेनर लगाएंगे और कंटेनर में हम अयस्क के महीन पाउडर को रख देंगे, ठीक है। उसमें एक पहिया चुंबकीय फॉर्म में रहेगा, ठीक है, चुंबकीय फॉर्म में रहेगा, और क्या होगा उसमें जो गैंग रहेगा वो कुछ दूरी पर फेंकाएगा, मतलब दूरी में चला जाएगा, और चुंबकीय पदार्थ रहेगा वो नीचे गिर जाएगा, और जो नीचे गिरेगा वही अयस्क कहलाएगा, जो दूरी जाएगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा गैंग पदार्थ या धातु मल कहलाएगा। इसी प्रकार से हम अयस्कों को शुद्ध करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से जो आपका चैप्टर है वो खत्म होता है धातु और अधातु। अब अगला दिन जो चैप्टर हम लाएंगे उसका नाम रहेगा कार्बन और उसके यौगिक। अब क्या करना, यहाँ तक तो हम आपको खत्म कर दिए हैं चैप्टर को। अब आगे दोस्तों को पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे बच्चे कॉल करके पूछते हैं कि सर आपका जो वीडियो आता है रेगुलर क्यों नहीं आता, तो बहुत टाइम कम रहने के कारण मेरे पास उतना टाइम नहीं मिल पाता है जो कि रेगुलर वीडियो हम बनाए, ठीक है। विशेष कुछ कह नहीं सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम हो सुनने में दिखने में, अगर आवाज क्लियर नहीं जा पाता है या विजिबिलिटी यानी कि दिखने में प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, या तो मेरे चैनल पे जाकर विजिट कीजिए और वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर बायो में लिखा रहता है, वहाँ से आप देख लीजिए और भेजने का प्रयास कीजिए।